हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपका सभी डाउट सोल्व कर पाऊँ। सो आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले भैया क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रूरल डेवलपमेंट। कि भैया रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा गांव जो बहुत पिछड़ा है, उस इलाके का, उस गांव को जब हम लोग ओवरऑल डेवलप करते हैं तो उसी को भैया रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखो, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस trying to improve all aspects of rural life. In other words, rural development is a comprehensive term which essentially focus on action for the development of area which is lagging behind in the overall development of the village economy। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग उस एरिया को टोटली डेवलप करेंगे, उस एरिया के हर एस्पेक्ट्स को, सोशियो इकोनॉमी, सभी फैक्टर्स को जब हम लोग डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो उसी को हम लोग रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या समझाया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल्स बनाना, पिछड़े इलाके में, पिछड़े गांव या इलाकों में स्कूल्स बनाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का फैसिलिटीज बनाना, पानी का फैसिलिटी ठीक करना, ये सब को डेवलप करना। लैंड रिफॉर्म, जो जमींदारी सिस्टम था उसको भी खत्म करना। फिर पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम, जो जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, मतलब उनका इनकम का सोर्स है गरीबी। आप पॉवर्टी एलिगेशन समझते हो ना, कि जो पॉवर्टी का मतलब होता है जो गरीबी सीमा रेखा के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम चलाना, जैसे कि महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट रूरल जनरेशन प्रोग्राम, ऐसा सब प्रोग्राम चलाना जिससे कि लोगों का पूरा डेवलपमेंट हो, तो उसी को भैया हम लोग बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन का। देखो, ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम हो। सबसे पहला बात, हम लोग का रूरल डेवलपमेंट टॉपिक था, तो हम लोगों ने टॉपिक कर लिया। अब मेन मुद्दा बात क्या है भाई, कि एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, हम लोग को ये देखना ज्यादातर, ठीक है। हम लोग ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट डिफरेंट मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसा मेजर्स लिया जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग आज के डेट में ठीक हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला बात कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है भैया। तो देखो, जो हम लोग के इंडियन फार्मर्स है, जो हमारे इंडियन फार्मर्स भाई है, उन लोग को हमेशा एक प्रॉब्लम हुआ था कि वो तो सामान उगा लेते थे, वो तो फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स उगा लेते थे, लेकिन बेचना कहाँ है, किसको बेचना है, ये प्रॉपर मार्केट उस टाइम में था ही नहीं, ठीक है। जिसके कारण उन लोग मिडिल मैन को कम दाम में सामान बेचते थे, और ये हमेशा से प्रॉब्लम था जब तक देश हम लोग का आजाद हुआ। आजादी से पहले का बात है कि उन लोग सामान प्रॉपर वे में बेच ही नहीं पाते थे, हमेशा मिडिल मैन को कम दाम में बेचना पड़ता था, जिसके कारण उन लोगों को प्रॉफिट इतना हो ही नहीं पाता था, जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नीड बहुत ज्यादा हुआ था। तो यहाँ में क्या लिखा हुआ कि इंडियन फार्मर्स ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एट द राइट प्राइस। मतलब ने इंडियन फार्मर्स हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करते थे कि हम लोग अपना जो भी सामान हम लोग उगाते हैं उसको राइट प्राइस में बेच नहीं पाते, हमेशा से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इंडियन फार्मर्स। द बेसिक डेफिसिट दे फेस द प्रॉब्लम इन द मार्केट टू देयर प्रोडक्ट एंड हैंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसी के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नीड बहुत ज्यादा एराइज हुआ। समझ में आपको बात कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नीड क्यों है। सिंपल सा बात है कि इंडियन फार्मर्स थे, वो हमेशा एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि भैया अपना प्रोडक्ट जो हम लोग उगा रहे हैं उसको कहाँ पे और कैसे राइट प्राइस में बेचे, ये हमेशा से एक प्रॉब्लम था, जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रॉब्लम एराइज हुआ। अब समझते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है दैट इंक्लूड असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम लोग असेंबल करते हैं, उसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, साथ ही उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर उसको दूसरे दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ
हर प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते हैं, साथ ही साथ ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लो चावल हो गया, अब चावल बहुत तरीका का होता है ना, अब चावल में क्या होगा भाई, पता है कि चावल में बासमती होता है और भी बहुत तरीके का चावल होता है। तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था ग्रेडिंग सिस्टम, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ग्रेडिंग करो, अच्छा क्वालिटी के चावल ज्यादा रेट में बिकेगा, उससे कम रेट में बिकेगा। इस तरीके से ग्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्या हुआ, किसान भाइयों को अच्छा बेनिफिट मिलने लगा। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे फूड ग्रेन्स को असेंबल किया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, ठीक है, स्टोरेज किया जाता है कि उनको, मतलब अगर मान लो फूड ग्रेन्स तो उग जाता था, मान लो कि फूड ग्रेन्स को स्टोरेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि उस समय स्टोरेज का फैसिलिटीज उतना अच्छा था ही नहीं, लोगों को बाहर में फूड ग्रेन्स रखना पड़ता, जिसके कारण अगर मान लो रेन हो गया, बारिश हो गया, जिसके कारण फूड ग्रेन्स बहुत नुकसान होता था। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग आया तो वहां पे फूड ग्रेन्स का स्टोरेज का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की, अगर मान लो हम लोग वन स्टेट में था, अनदर स्टेट में भेजना है, तो उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो गवर्नमेंट ने फूड एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये भी इम्प्रूव किया कि अब आराम से अब सामान होगा, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग एकदम कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ये भी स्टार्ट। साथ ही साथ पैकेजिंग, अब उसका प्रॉपर पैकेजिंग किया जाने लगा, ठीक है, ग्रेडिंग की, अच्छा क्वालिटी के सामान ज्यादा में बिकेगा, उससे कम में बिकेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। इन अदर वर्ड्स, it includes the service involved in the moving the agriculture products from the farm to ultimate consumer। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन मुद्दा ये होता है, मेन मोटो ये होता है कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है फार्म से निकल के सीधा अल्टीमेट कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाला उसी तक पहुंचाना इसका मेन काम होता है, ठीक है। A good marketing system essential to mobilize the surplus agriculture product of food grains and raw material to feed the urban population and industries। मतलब अच्छा मार्केटिंग अगर सिस्टम होगा, एक गुड मार्केटिंग सिस्टम होगा, जिससे क्या होगा, सरप्लस जनरेट होगा एग्रीकल्चर आपका मार्केटिंग से, और साथ ही साथ अल्टीमेट कंज्यूमर तक ये सामान बहुत अच्छा से पहुंचेगा, जिससे कि क्या होगा, हम लोग का पॉपुलेशन या इंडस्ट्रीज को जो भी नीड होगा उसको वो मिल जाएगा, कि अच्छा मार्केटिंग सिस्टम जाएगा। अगर अच्छा मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉपर वे में फूड ग्रेन्स इंडस्ट्री पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं पाएगा, और जो भी रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज को चाहिए वो इंडस्ट्रीज को कभी मिलेगा नहीं। इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग था। अब मैं थोड़ा सा डिफेक्ट्स बताता हूँ कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या भैया प्रॉब्लम था। पहला बात, डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पहला बात तो उस टाइम में स्टोरेज करने का फैसिलिटी नहीं था, ये भी गलत था। लेक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरिया में उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। लेक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन फार्मर्स, मतलब सामान कैसे बेचना है फार्मर्स को उतना मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। लेक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, फार्मर के पास उतना पैसा भी नहीं था कि अच्छा से मार्केटिंग करें। इनएडुकेट कम्युनिकेशन, अब डील कैसे करना, भाई सामान अगर हम लोगों ने उगा लिया, अगर डील करना है कि कितना में बेचना है, तो उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था। तो ये सब को खत्म करना ही मेन मोटो था इसका। मेजर्स टेकन फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा मेजर्स लिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन भी यही था ना भाई कि डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड राइट द डिफरेंट मेजर्स अंडर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब ऐसा कौन कौन सा मेजर्स लिया गया जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग भैया अपना पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो वो अभी उसी मेजर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेजर लिया गया, रेगुलेटेड मार्केट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया जहां पे किसान बिंदास अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत या कोई भी मिडिल मैन वाला झमेला नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट बनाया, और गवर्नमेंट के ही जो भी लोग होते थे वो उस मार्केट को देखते थे कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पूरा मार्केट को एनालाइज करते थे, तो इसको कहा गया था रेगुलेटेड मार्केट। मतलब इट इज अ मार्केट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को धोखाधड़ी ना हो, तो इसको ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज अंडर दिस मार्केट मॉनिटर बाय द कमिटी व्हिच इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। मतलब यहाँ पे जो भी मार्केट को देखना, इस मार्केट को देखने के लिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक कमेटी बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव, तो एंटायर मार्केट को देखते कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम होने से भी इन लोग क्या करते थे, उसको खत्म करते थे। तो ये था भैया रेगुलेटेड मार्केट। फिर क्या स्टार्ट किया गया,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी को गवर्नमेंट ने फॉर्म किया। अब ये फॉर्म क्या होगा कि पांच मतलब इसमें क्या होगा, बहुत सारे किसान लोगों को एक साथ लाया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म बाय द फार्मर्स। ये फार्मर ही फॉर्म किया है ये मार्केट को, टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली एंड टेक द एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द ऑर्डर टू गेट द बेटर प्राइस फॉर द क्रॉप। मतलब इसमें क्या होता है, देखो बहुत सारा छोटा छोटा किसान, मान लो ये बहुत सारे छोटे छोटे किसान है, ठीक है, इन लोग अब साथ में मिल गए, इन लोग अब साथ में इन लोगों ने ग्रुप बना लिया। अब कोई भी सामान ये बेचते थे तो साथ में बेचने जाते थे, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदना तो साथ में खरीदने जाएंगे। इससे क्या होगा भाई, अगर साथ में हम लोग खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल हमको सस्ता पड़ेगा, अगर मिल के बेचेंगे तो ज्यादा दाम में बेच पाएंगे। इस तरीके से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बना, इससे भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रॉब्लम सोल्व हुआ। ठीक है, फिर भैया क्या स्टार्ट हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या स्टार्ट हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया था। देखो कैसे, देखो अगर मान लो 1 kg वीट, 1 kg वीट, लेट सपोज मान के चलता हूँ 1 kg वीट है, ठीक है, 1 kg वीट गवर्नमेंट ने फिक्स किया इसका प्राइस 15 रुपए kg। ठीक है, 1 kg प्राइस, 1 kg वीट का प्राइस गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया, 1 kg वीट का प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया 15 रुपीज पर kg। मतलब 1 kg आप अगर वीट लेने जाओगे तो आपको 50 रुपीज पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने किसानों भाई को बोला कि भाई देख तुम लोग ये करो कि अगर 15 रुपए kg में, अगर 15 रुपए का kg मतलब 15 रुपीज kg से अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच दो। लाइक आपको कोई 17 रुपया दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो 17 रुपए में बेच दो। आपका अगर वीट 1 kg आपको 17 रुपए में कोई खरीदने आ रहा है आपसे, तब उसको 1 kg भी 70 रुपीज में बेच दो। लेकिन अगर कोई आदमी आके आपको 10 रुपए kg बोल रहा है तो आप उसको मत बेचना, क्योंकि 15 रुपए में तो मैं ले लूंगा। तो इसी को बोला गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। एकदम सिंपल सा पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने 1 kg वीट का दाम कितना फिक्स कर दिया, 15 रुपए kg, और गवर्नमेंट ने किसानों को बोला कि भाई देखो अगर तुमको 15 रुपए से ज्यादा मिल रहा है तो मार्केट में तुम बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे कम मिलेगा मैं खरीद लूंगा। इससे क्या होगा, किसानों का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था वो खत्म हो गया, मिडिल मैन जो उनको एक्सप्लोइट कर रहे थे वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी से। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉलिसी लाया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू गेट द बेटर प्राइस टू इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर द प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर देयर क्रॉप्स। इट कैन बी ट्रीटेड कैज ऑफर्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। एक ऑफर दिया गया इस प्राइस पे, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ऑफर दिया। द गवर्नमेंट परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर एट ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एंड स्टोर इट इन द गोडाउन्स ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई के गोदाम में गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड को जमा करना स्टार्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, मतलब सब्सिडी दिया ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत कम में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द फार्मर। फार्मर के लिए एक सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि मान लो आपको 10 kg 100 kg राइस मान लो आसाम में है, हम लोग आसाम से भेजना हम लोग, लेट सपोज मान लो दिल्ली, ठीक है, इससे मान के चलते हम लोग। तो नॉर्मली आप 100 kg बेचोगे, हम इसे नॉर्मली बता रहा आपको 10,000 रुपीज लगेगा आपको, मान लो ट्रेन का रेंट कितना लगेगा, इतना ट्रेन ने बोला कि 10,000 रुपया लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 10 नहीं 5 में हो जाएगा ना भाई, 5,000 का आपको क्या छूट, 5,000 का क्या छूट, सब्सिडी दे दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से किसान को क्या मिला है, रिलीफ मिला। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस में भेजने के लिए रिलीफ मिला किसान को। तो रेलवे ऑफर लो रेट ट्रांसपोर्ट टू द फार्मर फॉर द ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट वेयर दे मे गेट ए बेटर डील। ओके, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आज हम लोग कोटा, जैसे कोटा में सामान राशन वगैरह लेने जाता था, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पुअर पीपल के लिए। ठीक है, जो पुअर पीपल उतना फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कम रेट में गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को राशन देना क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे कि राइस हम लोग को 1 रुपए kg में मिल जाता है। ठीक है, किरोसिन तेल कम में मिल जाता है, आटा कम में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टार्ट किया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप ऑपरेशन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द इकोनॉमी, fair price shop offer essential commodity like rice, wheat, pulses, kerosene, etc. at a lower price to the financial lower section of the society. फिर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए एक और चीज लेकर आया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड
ग्रेडिंग एक अपना प्रोडक्ट के एक स्टैंडर्ड सेट करो। गवर्नमेंट ने बोला फार्मर्स को भाई पूरा जो प्रोडक्ट है तुम उसका स्टैंडर्ड सेट करो कि बासमती चावल का स्टैंडर्ड अलग होगा और जोहा चावल का स्टैंडर्ड उससे कम होगा और रंजीत लाही का उससे स्टैंडर्ड थोड़ा सा और कम होगा। तो ये चावल के नाम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हर का स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग करो जिससे कि आपको बेटर डील मिलेगा और बेटर प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग को स्टार्ट किया। तो grading is the process of dividing the products into the different loads which have the similar characteristics in shape, size, type, performance, etc. The product of different qualities should be separated into groups and similar quality products are put into grade। एक मतलब different मतलब चावल है तो चावल का भी बहुत सारा चावल देखो, चावल तो एक सिमिलर प्रोडक्ट है। अब चावल भी बहुत तरीका का होता है, तो सब चावल को गवर्नमेंट ने क्या अलग अलग बोला कि इस तरीके से करो और उसको अलग अलग रेट में बेचो। ठीक है, ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल हेल्प द फार्मर टू सिक्योर मोर price for the better quality of products and example different grades of rice like basmati ऐसा ना ब्राउन जैस्मिन व्हाइट ये सब राइस को अलग अलग बेचा गया मार्केट में। इससे क्या होगा, किसानों को और ज्यादा फायदा होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट आया। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये भी देखो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो, और डिस्कस हाउ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैन डाइवर्सिफाई, कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस and sole dependence on the rural areas on agriculture there exists need to diversify the agriculture activities। देखो हम लोग का मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया का किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर में सब जाएगा तो एग्रीकल्चर में लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो उस लोड को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया था। मतलब कि भाई सिर्फ आप एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ आप फूड ग्रेन्स मत उगाओ, एग्रीकल्चर में सिर्फ फूड ग्रेन्स है, आप डिफरेंट काम करो, जैसे कि वेजिटेबल्स उगाओ, कोई फिशरीज स्टार्ट करो, ठीक है, कोई आपका और फार्म्स स्टार्ट करो, मतलब डिफरेंट आप तरीका के काम करो। सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड ग्रेन्स उगाना नहीं होता है। एग्रीकल्चर मतलब आप सब्जी उगाओ, वेजिटेबल्स उगाओ, फूल आपका फ्लावर्स उगाओ, तो ये सब भी आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आता है। फिशरीज उगाओ, तो इसी को डाइवर्सिफिकेशन किया गया कि सिर्फ हम लोग फूड ग्रेन्स ही नहीं उगाएंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को क्या करना था जरूरी, डाइवर्सिफाई। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या समझाया गया है, देखो डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू द अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इट रेज द लेवल ऑफ इनकम एंड रिड्यूस द हेवी राइस। देखो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप क्रॉप फार्मिंग को छोड़ के अदर एरियाज में, अदर एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन हो सके वहां पे जाओ, जिससे कि आपका जो बर्डन पड़ रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। और साथ ही साथ और क्या होगा, लोगों को अच्छा जीवन वो लोग व्यतीत कर पाएंगे। फाइंडिंग द लाइवलीहुड अवे फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग बिकम्स मोर टू इम्पोर्टेंट व्हेन इट्स रियलाइज द क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन। तो देखो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन दो तरीका से किया गया, ये आप देखना। हाँ, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपका दो तरीका से किया गया था। पहला डाइवर्सिफिकेशन क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि भाई देखो पहले एक साल के अंदर में हम लोग एक जमीन पे, एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही तरीका का खेती करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई एक तरीका की खेती क्यों। अभी मान लो 6 महीना आपने एक तरीका की खेती किया, 6 महीना आपका लैंड खाली है, कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करो, आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा सीखो। गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोग सिखाएंगे कैसे, कि एक लैंड जो आपका पूरा साल भर भरा रहना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। देखो अब एक लैंड में एक ही तरीका का खेती हो रहा था, अब एक खेती मत करो, एक लैंड में एक साल में 2 या 3 बार खेती करो। इससे क्या होगा, सिंगल हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि अब एक साल में आप एक ही बार खेती नहीं करोगे, एक साल में 2-3 बार खेती करोगे, जिससे कि क्या होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और प्रोडक्शन साथ ही साथ और ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द चेंजिंग द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम इनटू द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अर्लियर ए सिंगल फूड ग्रेन इज प्रोड्यूस ऑन ए सिंगल पीस, मतलब अर्लियर एक लैंड में एक ही फूड ग्रेन्स को उगाया जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने बोला एक लैंड में एक नहीं, मल्टीपल हम लोग खेती करेंगे। द बेसिक एजेंडा डाइवर्सिफाइंग इज टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द फूड ग्रेन्स टू द कैश क्रॉप। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर क्रॉप इन ए ईयर, इट डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन फार्मर ऑफ वन और टू मोर, मतलब it decrease the dependence of the farmers on one
और 2 क्रॉप्स एज दे नाउ एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब देखो पहला बात डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसानों को कहा गया कि आप एक लैंड में एक साल में एक ही खेती मत करो, अब मल्टीपल खेती करो, जिससे कि क्या होगा, आप एक ही खेती पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप मल्टीपल खेती पे डिपेंड रहोगे और आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम आपको जनरेट होगा। पहले तो ये करने का मुद्दा था, तो पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, जैसे कि अब सिर्फ आप खेती बाड़ी में डिपेंड मत रहो, क्योंकि खेती बाड़ी हो चुका है ओवर बर्डन, अब दूसरे सेक्टर में जा, जैसे कि ड्यू टू द ओवर बर्डन ऑफ क्रॉप फार्मिंग मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज द वर्कफोर्स वेर गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर। नॉन फार्मिंग सेक्टर इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करो आप, जिसमें एनिमल्स को छोटा से बड़ा ब्रीडिंग किया जाएगा, केयरिंग, रियरिंग, फार्मिंग एनिमल लाइक केटल, गोट्स, डक, ऐसा को छोटा से बड़ा करके आप मार्केट में बेचो, यहाँ से भी तो पैसा जनरेट हो गई। साथ ही साथ फिशरीज स्टार्ट करो, जहाँ पे छोटा छोटा मछली से बड़ा मछली करो, उसको मार्केट में बेचो, वहां भी आपको पैसा जनरेट होगा। हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करो, लाइक कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब होगा, मेडिकल प्लांट्स होगा, इससे भी तो आपको फायदा होगा। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से किया गया। पहला डाइवर्सिफिकेशन तो क्रॉप प्रोडक्शन को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, और दूसरा हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी चेंज किए, किसी हम लोग खेती बाड़ी नहीं, अभी खेती बाड़ी दूसरा तरीका से करेंगे। तो दो तरीका से हम लोग का चेंजेस हुआ डाइवर्सिफिकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो वो तो कंप्लीट हो गया हम लोग का डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन आता है कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हम लोग कोई भी सामान को नेचुरली उगाते हैं तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। आज के दिन में मैक्सिमम कंट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट एकदम नेचुरली उगता है, और मतलब हर एक कंट्री अपना 10% जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही करता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इससे इकोसिस्टम बढ़िया रहता है, तो इसी को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भैया बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड नेचुरली। जब हम लोग फूड को नेचुरली उगाएंगे तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। अंडर सच फार्मिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इज टोटली प्रोहिबिटेड। इसमें यूज ही नहीं किया जाता भाई। इट इज ए इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कल्टीवेशन विच ब्रिंग्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। ये इको फ्रेंडली मेथड होता है और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज यूज करो फ्यूचर के लिए भी बचा, मतलब ऐसा यूज करो कि आज वाला तो यूज होगा और साथ ही साथ फ्यूचर में भी रहेगा। जैसे कि पैसा अब ज्यादा कमा रहे हो तो अब अभी रखो, फ्यूचर के लिए भी रखो, अभी काम आएगा फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, तो सबका फ्यूचर में भी भला होगा, ठीक है। फिर in other words, it is a type of farming system in which the total farming restores, maintain and enhance the balance of ecological system. This method of farming is very popular across the globe. Many countries produce around 10% of their food output of organic farming, ठीक है, through organic farming. अब नेक्स्ट है तुम्हारा कि भैया बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्या एडवांटेजेस फायदा है। तो भैया पहला फायदा है कि इससे इकोसिस्टम हम लोग का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइजर केमिकल का यूज किया जाता नहीं है, ओके। फिर से इट इज अ लेस एक्सपेंसिव मेथड बिकॉज नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। पहला बात, ये मेथड बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे तो आपको उतना पैसा का नीड नहीं है। इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, इससे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप सामान बेच रहे हो आप मार्केट में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला सामान आपको ज्यादा दाम में भी मिलता है, ठीक है। एज डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इंक्रीज रेपिडली इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड बहुत बढ़ गया है। इट प्रोवाइड द हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सामान आपका टेस्टी होता है, बहुत हेल्थी होता है, हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड प्रोवाइड द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज इट लेबर इंटेंसिव। और इससे मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रहा है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव, लेबर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से आपका चैप्टर नंबर 6 में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, जो आप लोग बस बोनस के तौर पे पढ़ लेना। वो क्या क्वेश्चन है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन था, एक आपका एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि भैया एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है समझना। इट रेफर्स टू द क्रेडिट फॉर द फार्मिंग ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लॉन्ग term period and uneven distribution of land. Credit becomes the lifeline of the Indian agriculture. मतलब खेती बाड़ी में जो पैसा का हम लोग पैसा उधारी में लेते हैं उसी को एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ ना, अगर मान लो पीरियड लंबा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड भी लोगों में अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है,
तो उस टाइम में पैसा का नीड होगा एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमको पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए एग्रीकल्चर क्रेडिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट में दो सोर्स है। एक तो हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से पैसा उठा सकते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, और एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स से पैसा उठा सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से हम लोग पैसा उठा किससे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो खेती बाड़ी करने के लिए पैसा चाहिए, तो भैया हम लोग मनी लेंडर, जमींदार, साहूकार, रिलेटिव या ट्रेड्स के बाद जाके पैसा उठा सकते हैं, जो हम लोग को पैसा प्रोवाइड करेंगे और हम लोग खेती बाड़ी में लगा देंगे। ठीक है, अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का भैया फायदा क्या है, तो भैया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का फायदा है कि भाई अगर तुमको किसी फैमिली मेंबर से लोन लेना है तो भाई कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, एकदम ईजी है, लोन कभी भी मिल जाएगा। ईएमआई मतलब लोन लेना बहुत ईजी होता है। ठीक है, और इसका डिमेरिट्स भी है कि भाई जो हमारे जमींदार से लोग होते हैं या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स हो गया, तो वो लोग इंटरेस्ट पे लेते हैं, इंटरेस्ट पे हमको पैसा देंगे, तो इंटरेस्ट पे देंगे तो भैया इंटरेस्ट बहुत हाई होता है इसमें। भाई महीना का 5%, मान लो इंटरेस्ट उन्होंने बोला महीना का 5%, साल का कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। तो 60% इंटरेस्ट में लोन लोगे तो हो गया फिर बिजनेस। एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर, इससे फार्मर का एक्सप्लोटेशन बढ़ जाता है। फार्मर्स वर फोर्स टू सेल दियर प्रोडक्ट टू द लेंडर्स एट लो प्राइस। अगर मान लो कि फार्मर लोन का पैसा, लोन का इंटरेस्ट या लोन का पैसा नहीं दे पाएंगे, तो मिडिल मैन या जमींदार बोलेंगे भैया अब अपने जो उगाया है हमको कम दाम में बेचो। ये किसान के लिए बहुत ज्यादा डिमेरिट्स है। ठीक है, ये तो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स में मतलब आपको एग्रीकल्चर करने, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहाँ से पैसा मिलता है, तो पहले बात कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से आपको क्या मिलता है, फार्मर्स को कम रेट, इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा मिलता है, जहाँ पे मतलब देखो पहला बार इंस्टीट्यूशनल सोर्स एक ऑर्गेनाइज सोर्स होता है पैसा लेने का, जहाँ पे एकदम सब कुछ रजिस्टर्ड होगा, वहां से जाकर आप पैसा उठाओगे, जहाँ पे आपको पैसा कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, लेकिन पैसा लेने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लोन मतलब आपको पेपर वर्क करना होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज करना होगा, तो ही आपको लोन मिलेगा। लाइक आपको बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, एनी टाइम थोड़ी मिल जाएगा, आपको जाना होगा, बैठना होगा, बात करना होगा, प्लान समझाना होगा, उसके बाद आपको लीगल वर्क फॉर्मेलिटीज होगा, फिर आपको लोन मिलेगा। इसको इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला क्या है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, मतलब ये क्या है, दे प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू द फार्मर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फार्मर्स को एकदम रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में पैसा प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन टू द फार्मर्स सो डेट कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। और साथ ही साथ ये फार्मर्स को बताते हैं कि खेती कैसे करता है, कौन कौन सा मेजर्स लेना है, जिसके कारण खेती का प्रोडक्शन बहुत, मतलब प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। उसके बाद अगर मान लो खेती बाड़ी के करना है तो आपको रीजनल रूरल बैंक उसके पास जाना चाहिए। ठीक है, लाइक कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी बैंक, ये सब गवर्नमेंट ने सेटअप किया, वहां से जाके आपको पैसा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। इट इज कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इट इज इंस्टीट्यूशनल विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग, डिपोजिंग, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन्स को ग्रांट करता है, तो वहां से भी जाकर पैसा को उठा सकते हो, रेस कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने गांव में आरआरबी बैंक का स्टार्ट किया, मतलब रीजनल रूरल बैंक को स्टार्ट किया, जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, पैसा को उठा सकते हो। ये कुछ आपका था इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहाँ से आप लोग खेती बाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं जितना भी हो सके आपको डाउट क्लियर कर सकूं। मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हम लोग इन्फॉर्मलाइजेशन को खत्म करेंगे। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।